स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर कॉमनली नोन एज गैप्स। इसका क्या मतलब होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं उसे कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स। Accounting principles are the uniform set of rules and guidance that have been generally accepted by accountants all over the world. सारे वर्ल्ड में ये फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है? बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिसमें सारा हिसाब हुआ होता है, करेक्ट। अभी वो लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम लोग बनाना सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। Accounting principles are developed to ensure uniformity and easy understanding of accounting informations. क्यों accounting principles क्यों जरूरी है? गैप्स क्यों जरूरी है? To ensure uniformity, कि यूनिफॉर्मिटी हो एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग हो, आराम से समझ सके उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। क्योंकि अगर अलग अलग कंपनियां अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगी तो हम लोग कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, दो कंपनी के अकाउंट स्टेटमेंट्स को समझ नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट नहीं समझ पाएगी। तो इसलिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो होना चाहिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को तैयार करने के लिए, करेक्ट है। इन्हीं को कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स। ये दो टाइप की होती हैं, एक होता है कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो कंसेप्ट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ये क्या होते हैं? कुछ कंसेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के जिसको आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे, उसको फॉलो किया जाता है सबके द्वारा। ये भी गैप का ही पार्ट है, प्रिंसिपल्स का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशन और कंसेप्ट में क्या डिफरेंस? कन्वेंशन वो होते हैं जो एक टाइम से आदमी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो कंसेप्ट नहीं होते। आदमी काफ़ी दिनों से ऐसा करते आ रहे हैं तो उसको अभी भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको कंटिन्यू नहीं रख पाए तो वो ट्रैक से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कंपैरिजन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कन्वेंशन जनरली क्या होते हैं? जो हम लोग बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं उस फॉलो को कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट्स क्या होते हैं? कंसेप्ट्स आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होते हैं। कन्वेंशंस अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होंगे, ठीक है। तो गैप्स में दोनों आ जाते हैं ना। हम लोग अलग अलग टाइप के गैप पढ़ेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग का मतलब क्या हुआ? चलते रहना, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, जो स्टार्ट हुई है, उसको ये एज्यूम किया जाता है कि ये कंपनी आगे भी चलते रहेगी। कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल 2010 में ये कंपनी मान लो स्टार्ट हुई है, इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि ये कंपनी आगे भी चलती रहेगी, मतलब 2020 2030, ये हम लोग बेसिक अजम्पशन मानते हैं कि कंपनियां आगे भी चलती रहेंगी। तो दिस इज नोन एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम्स, मानता है कि दैट अ बिजनेस फर्म विड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इंडेफिनेटली, आगे भी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी ये नहीं पता, लेकिन चलती रहेगी। वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फॉरसेबल फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर में लिक्विडेटेड नहीं होगी। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है? कि कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। लिक्विडेशन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन लिक्विडेशन का भी सिंपल मतलब समझिए कि कंपनी अभी आने वाले समय में बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। वुड नॉट बी लिक्विडेटेड, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्यों फॉलो किया जाता है। इसलिए फॉलो किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीनरी खरीदी जो एक कंपनी के लिए एसेट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जीन्स बनाने की एक मशीन खरीदी है, ठीक है। ये मशीन का कॉस्ट है 10 लाख, ठीक है। अगर हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को नहीं मानेंगे तो ये 10 लाख और ये मान लेंगे कि मेरी कंपनी एक ही साल चलने वाली है, तो ये 10 लाख को मुझे एज ए एक्सपेंस शो करना पड़ेगा उसी साल के लिए। फॉर एग्जांपल 2010 में मैंने कंपनी स्टार्ट की, तो ये 10 लाख मैं उसी साल को एज ए एक्सपेंस दिखा दूंगा। लेकिन जब हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करेंगे
तो क्या होगा, ठीक है। मान लो ये मशीन मैंने 10 लाख की खरीदी है, और हम लोग मान रहे हैं कि ये मशीन कम से कम 10 साल तो चलेगी मेरी, इस मशीन का लाइफ स्पैन 10 साल तक तो चलेगा ही, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10 लाख जो मेरा खर्चा हुआ है उसे हम लोग एक ही साल में कंसिडर नहीं कर लेंगे, क्योंकि अगर उस खर्चे को एक ही साल में कंसिडर कर लिया जाएगा तो कंपनी प्रॉफिट में जा ही नहीं सकेगी। इस 10 लाख को कवर करने में काफ़ी आपका रेवेन्यू यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, मान लेते हैं कि मशीन तो इसकी लाइफ स्पैन तो 10 साल होगी मेरी, तो ये 10 लाख के खर्चे को मैं 10 साल तक बांटूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख ईच ईयर इस खर्चे को जोड़ूंगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 10 साल तक मैं 1 1 लाख जोड़ूंगा, तो 10 लाख मेरे ये खर्चे कवर हो जाएंगे 10 लाख में। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही बताता है कि जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो अभी उसको हम लोग लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, ये आने वाले समय में चलती रहेगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा नाउ। ठीक है, और इसी का कारण है जो हम लोग पढ़ रहे थे भी इतने दिनों से कि करंट, नॉन करंट, इसी का कारण है जो करंट और नॉन करंट जो भी अपनी लाइबिलिटीज होती है या फिर एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट्स में, गोइंग कंसर्न के कारण ही होते हैं कि ये जो आपके करंट और नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि जो करंट एसेट्स है वो तो एक साल में कंज्यूम हो जाते हैं, नॉन करंट एसेट क्या आते हैं जो एक साल से ज़्यादा चले, या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है जो एक साल से ज़्यादा चले। तो एक साल से ज़्यादा चल रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारा कंपनी एक साल से ज़्यादा चलने वाला है, तो दिस इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को मान रहे हैं तभी ना हम लोग करंट और नॉन करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वरना नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन होता ही नहीं। नाउ वी विल स्टडी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, टेन्योर, मतलब हम लोग जब भी अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये फिक्स पीरियड का अकाउंटिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 ईयर, जनरली इसको 1 फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, 1 फाइनेंशियल ईयर। जब भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो एक फिक्स्ड पीरियड तक अकाउंटिंग करेंगे, फिर नई चीज़ों को नई सीरीज से रिपीट करेंगे। एक बार एग्जाम ये डेफिनेशन से समझते हैं। अब देखिए एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता था कि बिजनेस को एज्यूम किया जाता था कि वो आगे भी चलता रहेगा, वो आगे चलता रहेगा तो हमें उसको उस जो आगे चलता रहेगा उसको फिक्स इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा अकाउंटिंग पर्पस के लिए, क्योंकि वो तो इंडेफिनेटली आगे चलते जा रहा है। तो उसको ईजी बनाने के लिए हम लोग फिक्स इंटरवल में जो पीरियड है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। ये जनरली 1 साल होता है, ठीक है। The true result of the business operations can be ascertained only when the business is completely wounded up. Okay, but the users of the financial statement need not to know the performance of the business at need to know the performance of the business at frequent intervals. Frequent intervals हर एक साल में हम देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इस पीरियड को अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करते हैं। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जनरली ये यूजुअली द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज टेकन एज अकाउंटिंग पर्पज, ठीक है। जनरली हम लोग 12 साल रहते हैं। बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट आता है कंपनी का, हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का पूरा डेटा आता है। तो दीज आर व्हाट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स। नाउ वी विल सी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका क्या मतलब है बिजनेस एंटिटी, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो भी मेरा बिजनेस है और ओनर है, ठीक है, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। मतलब ओनर को बिजनेस नहीं समझना है या फिर बिजनेस को ओनर नहीं समझना है, दोनों के बीच में गैप है। मतलब ओनर अलग एंटिटी होता है, बिजनेस अलग एंटिटी होता है, दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। तभी हम लोग देखते थे कि ओनर बिजनेस में कैपिटल डालता है। अगर ओनर बिजनेस ही होता तो ओनर को बिजनेस में कैपिटल डालने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट लीगल एंटिटीज ऑल्सो, ठीक है, अलग अलग एंटिटी होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। ओनर और इन्वेस्टर्स के अलग होते हैं, बिजनेस एक अलग रजिस्टर्ड होता है, इसलिए बिजनेस जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसे रजिस्टर कराना पड़ता है एज एंटिटी अलग से, वो उसकी आइडेंटिटी ही अलग है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड टू बी सेपरेट एंटिटीज।
अकाउंटिंग के लिए बिजनेस और ओनर को हम लोग अलग अलग एंटिटी ट्रीट करेंगे, तभी हम लोग अलग से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ओनर का, ठीक है, और एसेट अकाउंट बिजनेस का अलग होता है, ठीक है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग ओनर एंड बिजनेस को सेपरेट एंटिटी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज into a business, 1 लाख रुपीज into a business, it will be treated that the business has borrowed that much money from the owner। इसका क्या मतलब है? अगर ओनर बिजनेस में 1 लाख रुपए डाल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो ये कैपिटल क्या होता है? ये कैपिटल को ये माना जाएगा कि ये बिजनेस ने ओनर से लोन लिया है या फिर बोरो किया है, तो इसलिए कैपिटल को हम लोग ओनर्स लाइबिलिटी भी बोला जाता है, बिजनेस लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। बिजनेस का, इसलिए कैपिटल को बिजनेस लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, इसलिए कैपिटल को एक लाइबिलिटी भी बोला जाता है। अगर फिर से स्टेटमेंट पढ़ते क्लियर होगा। व्हेन ए पर्सन इन्वेस्ट ₹1 लाख इनटू ए बिजनेस, इट विल बी ट्रीटेड दैट बिजनेस हैज बोरोड, मतलब बिजनेस ने पैसे लिए हैं, दैट मच मनी मतलब 1 लाख रुपए फ्रॉम द ओनर, ठीक है, इट विल बी शोन एज ए कैपिटल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, करेक्ट। सिमिलरली, इसी तरह, इफ द ओनर्स विड्रॉज सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, इट विल बी शोज एज ड्रॉइंग्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। इसको कैसे शो किया जाएगा? ड्राइंग। इसको मैंने पहले भी कवर किया था। इसलिए बिजनेस और ओनर्स सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर्स। जितने भी ट्रांजेक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। द पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर्स आर केप्ट सेपरेट, ठीक है। जो ओनर अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है उसको बिजनेस के अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं। जैसे मैं ओनर हूँ किसी बिजनेस का, मैं अपना पर्सनल कार खरीद रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल घर खरीद रहा हूँ, तो उसको कोई मतलब नहीं है बिजनेस से। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। दिस इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, करेक्ट। नाउ वी विल सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का क्या मतलब होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग उसको मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं, ये देखना है, ठीक है। जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो मनी में एक्सप्रेसिबल होने चाहिए, मतलब हम लोग लिख पाना चाहिए कि ये 500 का ट्रांजैक्शन है, 500 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ, 600 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। ये सब हम लोग मतलब मनी के टर्म्स में हम लोग को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मतलब हमें एंट्री ऐसे नहीं करनी है कि मैंने 5 इंडस्ट्री के लिए 5 मशीनें खरीदी, मुझे ऐसे एंट्री नहीं करनी है मैंने मशीन के लिए मैंने इंडस्ट्री के लिए 5 मशीन खरीदी। मुझे क्या करना है, एंट्री क्या करेंगे, ये 5 मशीन की जो कॉस्ट है मान लो 10 लाख, हमें ये 10 लाख एंट्री करना है। ऐसे एंट्री नहीं करना है कि मशीन इंडस्ट्री के लिए मैंने 5 मशीनें खरीदी बस। हमें क्या करना है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में एंट्री करना है, मतलब 10 लाख की मशीनें हमने खरीदी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। इन अकाउंटिंग ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। एक और चीज, हाँ, द ट्रांजेक्शंस टू बी केप्ट आर नॉट इन द फिजिकल यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 गाड़ियां मैंने खरीदी है, बट इन मॉनेटरी यूनिट, उसका वैल्यू 10 लाख को नोट करना है। सिर्फ ये नोट नहीं करना कि 5 गाड़ियां मैंने खरीदी, उसके मॉनेटरी जो वैल्यू उसको नोट करना है। दिस इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक बार डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। In accounting, only those business and transactions and events are recorded which are expressed in terms of money. In other words, a transactions which cannot be expressed in terms of money is not recorded in the accounting books. For example, knowledge and skills of the manager of the organizations are the assets. अभी assets आप ये कंफ्यूज मत करना, ये एसेट होते हैं। हम लोग जो भी अभी एसेट पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एसेट का नॉर्मली मतलब हो गया जो हमें फ़ायदा दे। तो हम लोग का जो मैनेजर का स्किल है वो भी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, वो भी कंपनी के लिए एसेट है, लेकिन वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना इस एसेट और फाइनेंशियल एसेट से। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, बट देयर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट पॉसिबल। हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। मतलब बुक ऑफ अकाउंट मतलब क्या है, जो भी टेबल जिसमें मैं हिसाब रखता हूँ, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी मेजरमेंट इज दैट
रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर टू बी केप्ट नॉट इन द फिजिकल यूनिट बट इन द मॉनेटरी यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव डिफरेंट एसेट्स लाइक 50,000 in cash, 500 kg of raw materials, 5 machines and 100 chairs. These assets are expressed in different units so that it cannot be added to give any meaningful information about the total worth of the business. ठीक है, मतलब हमें एंट्री ऐसे नहीं करनी है 500 kg रॉ मटेरियल, इसका जो वैल्यू है वो एंट्री रखनी है मुझे. 5 मशीनें मैंने खरीदी, उसका वैल्यू नोट करना है हमें. 100 चेयर्स है हमारे पास एज एसेट, उसका वैल्यू नोट करना है. करेक्ट. फिजिकल यूनिट की तरह में नोट नहीं करना है. नाउ वी विल सी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. अगर आपको याद हो तो मैंने इसे पहले भी कवर किया था. एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूँ फिर से. एक लैंड था जो कि कंपनी इंडस्ट्री की लैंड थी. मेरी कंपनी की ये लैंड है. जब मैंने इसे खरीदा होगा, सपोज 2010 में मैंने इसे खरीदा था 1 लाख रुपए में. अब 10 साल हो चुके हैं मेरे बिजनेस को, 10 ईयर्स. अभी चल रहा है 2020. तो सपोज करो ये बिजनेस का जो लैंड है इसकी अभी मार्केट वैल्यू चल रही है 10 लाख. ठीक है, लेकिन हमारा जो बैलेंस शीट होगा, मतलब जो भी अकाउंट जहाँ पे मैंने हिसाब रखा होगा, वहाँ पे मैं अभी 2020 में मैं इसकी वैल्यू क्या नोट करूँगा, 1 लाख या 10 लाख. 1 लाख. ये 1 लाख क्या है, इसका रिकॉर्ड मैं क्या करूँगा. अभी 2010 में 1 लाख का था मार्केट, और 2020 में इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू की सपोज 10 लाख. लेकिन 2020 में भी हम लोग अकाउंट में जो हमारा रिकॉर्ड रखा रहेगा वो 1 लाख का ही रिकॉर्ड रहेगा. तो जो करंट मार्केट कंडीशंस चल रही होती हैं उसके हिसाब से हम लोग नोट नहीं करते हैं. किसके हिसाब से नोट करते हैं, जितना हमने पे किया था. हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो पहले कॉस्ट था वही कॉस्ट रहेगा अभी भी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. ठीक है, ये हम लोगों ने ये भी पढ़ा था. ये एक डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग के लिए कि हम लोग करंट मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग एसेट्स को नहीं देखते बल्कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं. According to this concept, an asset is ordinarily entered into the accounting records at the price paid to acquire it. जैसे 2010 में मैंने 1 लाख रुपए दिया था, तो जो हमने पैसे दिए थे उसी को नोट करना है. करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नोट नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिजनेस एंटिटी परचेज द बिल्डिंग फॉर ₹5 lakhs, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट दिस फिगर ओनली. इसी फिगर में नोट किया जाएगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी. Subsequently, increase or decrease in the market value of the building will not be considered in the book of accounts. उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं देखा जाएगा. However, the cost of asset is systematically reduced from year to year by charging depreciation. हम लोग जो भी हम लोग का फिक्स्ड एसेट रहता है उसकी वैल्यू हम लोग घटाते ही जाते हैं इंस्टेंट बनाने की, जो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि हम लोग उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. ठीक है, एंड द एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट द कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. तो वो एसेट की वैल्यू क्या दिखाई जाएगी. मान लो 1 लाख का मशीनरी था, 1 लाख का मशीनरी था मेरे पास, 1 लाख. ठीक है, इसमें मैंने हर साल में मान लो 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ. डेप्रिसिएशन आगे क्लियर होगा, बहुत डिटेल लेक्चर होगा डेप्रिसिएशन का. इसलिए अभी बस आप ये समझिए जो फिक्स्ड एसेट होते हैं. फॉर एग्जांपल कार की मैंने, जैसे लैंड तो जनरली उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जैसे कोई एसेट होता है जैसे कि कार की, तो जैसे जैसे ईयर पास ऑन होते जाएगा वैसे वैसे कार की वैल्यू घटती जाएगी. जो वैल्यू घटती है उसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन. और ये हम लोग चार्ज करते हैं एसेट्स की. मान लो हम लोग पहले 2010 में एक एसेट की वैल्यू लिख रहे हैं, 2010 में एक एसेट की वैल्यू लिख रहे हैं 1 लाख रुपए. ठीक है, तो आने वाले हर साल में इसमें मैं क्या करूँगा, इससे 5 साल घटाते जाऊँगा. मतलब 5,000 रुपये 5 के रुपीज़ घटाते जाऊँगा. क्यों? क्योंकि मैं 5 के डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ. तो मैं 5 के डेप्रिसिएशन चार्ज करके इस एसेट की वैल्यू 2011 में क्या लिखूँगा, 95 के. करेक्ट. उसके अगले साल क्या लिखूँगा, 90 के. मतलब 5,000 हर साल में इससे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, वेरी सिंपल. आज का लेक्चर्स काफ़ी लंबा हो गया है, तो आने वाले जो कंसेप्ट्स हैं या फिर गैप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और हमें ग्रो करने में मदद कीजिए. थैंक यू.